नमस्कार, वीडियो की संख्या देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसके अंतर्गत देखें तो यह यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2024, इसके अलावा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले आरओआर एग्जाम 2023, इसके अलावा 70वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, एमपीएससी पीटी एग्जाम 2025, जेपीएससी, आरपीसी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, एसएससी, यूपीट्रिपलएससी के लिए भी करंट अफेयर्स का अंक महत्वपूर्ण होगा। आज देखें तो आज जो है 11 नवंबर 2024 है। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखें तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में जो है भारत के 51वें CGI ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय देखें तो आज से बाकू में यानी अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है वहाँ जो है COP19 का जो है COP19 शुरू हो रहा है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण खबरों में देखें तो आज 11 नवंबर को जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने अपर पीटी एग्जाम और आरओआर री एग्जाम के 2 दिवसीय यानी 2 दिन में कराए जाने और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आयोग इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। साथ में इसका प्रोटेस्ट जो है ट्विटर के माध्यम से यानी एक्स के माध्यम से भी किया जा रहा है। इसमें जो है देखें तो छात्रों का जो विरोध है वह नॉर्मलाइजेशन को लेकर है। और हालांकि इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको स्वतः संज्ञान लेकर आयोग और सरकार को स्वतः छात्र हित में छात्रों के जो मांग है उसको स्वतः उसको देखना चाहिए यानी उसको पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पिछले दिनों दिया गया था 5 नवंबर 2024 को दिया गया था, जब भारत की 50वीं CGI यानी DY चंद्रचूड़ धनंजय एस चंद्रचूड़ थे जो देखें तो कल 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए। तो उन्होंने कहा था खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। इस हिसाब से देखें तो जो यह है यानी यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2024 इसका विज्ञापन जो है एक यानी ये साल भर हो गया है, परीक्षा नहीं कराई गई है, यानी 1 जनवरी 2024 को इसका विज्ञापन जारी किया गया था। देखें तो यह साल बीतने वाला है, अभी तक एग्जाम नहीं हो सका है। उस दौरान इसमें 1 दिवसीय परीक्षा का ही प्रावधान था, अर्थात इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई बात नहीं थी। और यह जो घटनाक्रम जो चेंज होता है उसमें देखें तो 11 फरवरी 2024 को जो आरओआर जो एग्जाम होता है वो पेपर लीक होने की वजह से उसको जो है रद्द करना पड़ता है। छात्रों के भारी विरोध के बाद उसको रद्द करना पड़ता है और इसकी परीक्षाएं दोनों परीक्षाएं एक्सटेंड होते होते जो है यह इस साल के अंतिम यानी साल बीतने वाला है और अंतिम महीने में स्थापित होती हैं। और इस पर भी संशय बना हुआ है क्योंकि आयोग जो है 2 दिवसीय एग्जाम करा करके नॉर्मलाइजेशन जैसी व्यवस्था को लागू इसमें कर रहा है, जो कि यह भारी नियम यानी खेल के बीच में जो है भारी नियम बदलाव का जो है कारण है, यानी बदलाव किया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें जो है देखें, हालांकि यह कोई नई चीज़ नहीं है, लोगों का भी तर्क है कि नया नहीं है, लेकिन इसमें जो है यह भारी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से देखें तो इसमें पहली बात तो इसकी आड़ में जो है करप्शन भी होने की संभावना बन सकती है। दूसरी बात यह है कि पेपर का जो मानक बनाया जाता है कौन सा आसान कौन सा कठिन है इसको सिद्ध करना भी आसान नहीं होता है। दूसरी बात इसमें देखें तो जो आयोग है अभी तक देखें तो यह लगातार जो है गलत प्रश्न देता रहा है, उसमें से तो 20-25 जो प्रश्न है वो डिलीट हर साल किए जाते रहे। इस आधार पर देखें तो नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरी बात इसमें जो GS सेकेंड है जिसको सीसेट के नाम से देखते हैं उसमें 30% जो है क्वालिफाई होना है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न हो सकती है। कहने का ऐसा ये हुआ कि एग्जाम देने के बाद प्रतियोगी अस्पष्ट होकर के यानी पूरा निश्चिंत होकर के मेंस की तैयारी नहीं कर सकता। वह जो है यानी पीटी एग्जाम के रिजल्ट यानी पीटी के रिजल्ट आने के बाद ही वह कन्फर्म हो सकता है कि मेरा जो है मेंस देना है। तो ये स्थितियाँ बनी रह सकती हैं। तो इसी को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन के छात्रों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में देखें तो किस सेट का जो है नंबर बढ़ेगा और किसका घटेगा इसका कोई मानक क्राइटेरिया नहीं है, अर्थात इसमें जिसका बहुत अच्छा मान के चलेगा उसका घट भी सकता है और जिसका न होने के चांसेस है उसका बढ़ भी सकता है। तो ये बहुत बड़ी दुविधा बन सकती है। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण खबरों में पहली खबर को देखते थे। बाकू में आज यानी 11 नवंबर 2024 से ब्रैम्पटन में रहा पर्यावरण का महाकुंभ, इसको देख सकते हैं। बाकू में आज से शुरू हो रहा है, सॉरी ब्रैम्पटन दूसरा न्यूज यहाँ जाता है, यानी बाकू में आज से शुरू हो रहा है पर्यावरण का महाकुंभ। इसको देख लेते हैं। तो यह COP29 जलवायु सम्मेलन में जुटेंगे 200 देशों के दिग्गज, प्रधानमंत्री मोदी और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव नहीं लेंगे हिस्सा। इसको देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी परीक्षाओं दृष्टिकोण से। तो देख लेते हैं। तेजी से गर्म होती धरती और उसके दुष्प्रभावों से दुनिया को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन COP29 सोमवार से अजरबैजान की राजधानी बाकू में शुरू हो रहा है। सोमवार आज 11 नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है। 11 नवंबर से 22 नवंबर तक चलने वाले पर्यावरण के समागम में भारत समेत लगभग 200 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के प्रति जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही इसमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए वैश्विक तापमान की वृद्धि को सीमित करने और विकासशील देशों के लिए समर्थन जुटाने की चर्चा की जाएगी। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी अनुपस्थित रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 19 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ध्यान देना है कि कौन भारत तरफ से जाएंगे। सम्मेलन में भारत को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 18 से
यानी 18 व 19 नवंबर को अपना समय दिया गया है। यानी भारत जो अपना पक्ष रखेगा COP19 में 18 व 19 नवंबर को रखेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सम्मेलन में भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं जलवायु वित्त पर विकसित देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करने, ऊर्जा क्षेत्रों में ऊर्जा स्रोतों की क्षमतापूर्ण परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करना है। होंगे फैसले, इसमें देखते हैं COP29 में मुख्य मुद्दा देशों की कार्बन क्रेडिट को खरीदने और बेचने का, इसके लिए जल्द अनुच्छेद 6 पर रजामंद होने का फोकस रहेगा। यानी इसमें देख सकते हैं कि अहम मकसद द्विपक्षीय समझौता के गार्ड रेलों, सुरक्षात्मक उपायों पर समझौता करना। इसमें यूएन समर्थित केंद्रीय बाजार कार्यान्वित हो सकेगा। इसमें कुछ देश एक दूसरे के साथ सीधे कार्बन क्रेडिट का व्यापार करते हैं। कुछ देश चाहते हैं कि क्रेडिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांचे जाए ताकि उनकी गुणवत्ता की पुष्टि हो सके। यूएन एक ऐसा बाजार बनना चाहता है जहां देश कार्बन क्रेडिट खरीद बेच सकें। यूएन ने इसके लिए एक बुनियादी गुणवत्ता मानक तैयार किया है। अगर सहमति बनती हो तो यह नई व्यापार प्रणाली 2025 से शुरू हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं स्वैच्छिक कार्बन बाजार में। देखें स्वैच्छिक कार्बन बाजार सिस्टम में कानूनी तौर से उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य न होने वाली कंपनियां भी कार्बन क्रेडिट खरीद सकती हैं ताकि वे अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकें। 2022 में इस बाजार का वैश्विक मूल्य $2 अरब था। बीते साल यह घटकर $730 मिलियन रह गया। कार्बन प्रोडक्ट्स यूएस के पेरिस समझौता सिस्टम से जुड़ते हैं तो इससे बाजार में भरोसा बढ़ सकता है। यूएन से मंजूरी मिलने के बाद इन क्रेडिट को यूएन सिस्टम या स्वैच्छिक बाजार में बेचा जा सकेगा। चलिए आगे देखते हैं तो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का क्या अर्थ है, तो यहाँ देख लेते हैं। 2015 यानी पेरिस समझौता जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, तो यहाँ पर इसको देखते हैं विस्तार से। 2015 में पेरिस समझौते में वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस कम रखने और धरती के तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 200 देशों ने मंजूरी दी थी। समझौते का अनुच्छेद 6 विकासशील देशों को जलवायु वित्त देने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। यही ध्यान देना है। अनुच्छेद 6 है समझौते के अनुच्छेद देशों को अपनी कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मिलकर काम करने में मदद करता है। अनुच्छेद 6.2 जो है ये क्या है, तो 2 देशों के मध्य सीधे कार्बन ऑफसेट्स के व्यापार के लिए शर्तें तय करने की मंजूरी देता है। अनुच्छेद 6.4 संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित एक केंद्रीय प्रणाली बनाई जाती है जो देशों और कंपनियों को कार्बन ऑफसेट खरीदने और बेचने की सुविधा देती है। इसका उद्देश्य ऑफसेट व्यापार को अधिक मानकीकृत और सभी के लिए सुलभ बनाना है। अभी तक क्या तय हुआ तो इसको देख सकते हैं। यूके ग्लासगो में 2021 में आयोजित COP26 सम्मेलन में देशों ने कार्बन क्रेडिट्स के व्यापार के सामान्य नियमों पर सहमति बनाई थी। इसके बाद 2022 के COP27 को लेकर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि सभी देशों को जलवायु संकट के लिए अतिरिक्त कोशिश जुटाने की जरूरत है। दुबई में देखें जो पिछला जो हुआ था, दुबई में COP 2023 COP28 2 हफ्ते की बातचीत के बाद भी दुनिया के देश उन जरूर नियमों पर रजामंद नहीं हो पाए जो एक केंद्रीय प्रणाली स्थापित करने और सीधे व्यापार करने वाले देशों के लिए स्पष्ट नियम बनाने के लिए जरूरी है। तो इसमें हमने देख लिया कि जो पिछले जो COP थे वो क्रम से कहाँ पर हुए थे। तो प्रेजेंट में देखें तो बाकू में, अजरबैजान की राजधानी बाकू में जो है COP29 है, और जो है COP28 था वो दुबई में आयोजित किया गया था, यूएई के दुबई में आयोजित किया गया था। और उसके बाद 27 देखें COP27 2022 में, और इसके बाद 26 और 26 इत्यादि को इसमें देख सकते हैं। जलवायु सम्मेलन से उम्मीदें, क्या उम्मीदें हैं इसको देख सकते हैं। तो COP29 सरकारों, व्यापार और नागरिक समाज के नेताओं को जलवायु परिवर्तन के ठोस समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लाएगा। इसका फोकस वित्त पर होगा क्योंकि दुनिया के देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते असर से जीवन आजीविका की रक्षा करने के लिए खरबों डॉलर की जरूरत है। सम्मेलन देशों के लिए पेरिस समझौते के तहत अपनी अपडेटेड राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाओं को पेश करने का अहम पल भी जो 2025 की शुरुआत तक पेश की जानी है। अगर सही तरीके से इस पर अमल किया जाए तो योजनाएं वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में ला देंगे। क्या है कार्बन ऑफसेट? देखें कार्बन ऑफसेट क्रेडिट कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए एक प्रमाण पत्र होता है जो कुछ सरकारें अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीधे कम करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे में कार्बन ऑफसेट क्रेडिट के जरिए कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भुगतान कर सकते हैं जो सोलर पैनल लगाकर, पौधे लगाने जैसे उपाय करके उत्सर्जन को घटाते हैं। इसमें COP29 को देखें तो यह है कमजोर समुदायों की सुरक्षा पर भारत का जोर। 18-19 नवंबर को होगा भारत का वक्तव्य। जलवायु वित्त में जवाबदेही प्राथमिकता COP29 में भारत नहीं लगाएगा इस बार पवेलियन। ये भारत की 3 प्राथमिकताएं कीर्तिवर्धन सिंह जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो भारत के इसमें देखें क्या है भारत की 3 प्राथमिकताएं, तो यह है पहली प्राथमिकता के तहत भारत विकसित देशों से अपने वित्तीय वादे पूरा करने का आग्रह करेगा। यह पैसा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगा। दूसरी प्राथमिकता के तहत देश सम्मेलन में उन देशों के लिए सुरक्षा बढ़ाने पर अपनी बात रखेगा जलवायु परिवर्तन के असर से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तीसरी प्राथमिकता के तहत आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित स्वच्छ ऊर्जा बदलाव की कोशिश करेगा। इसके बाद ये देखें कृषि, पानी व स्वास्थ्य जरूरी। इसमें केन्या के जलवायु परिवर्तन दूत अली मोहम्मद ने कहा कि अफ्रीकी देशों को ऐसा वित्त पोषण चाहिए जो उनके कर्ज के बोझ को न बढ़ाए। इसके बजाय कृषि, पानी, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के समर्थन की जरूरत है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोसेस के डॉक्टर फानिस कालर ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुनाव जीतने की वजह से अमेरिका में जीवाश्म ईंधन को समर्थन देने वाली नीतियां आ सकती हैं। इससे इन अन्य देशों पर जलवायु के लिए अपनी संकल्प बढ़ाने का दबाव है। पहली बार तालिबान का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। काबुल में देखें अफगानिस्तान में 2021 में शासन कब्जा करने के बाद तालिबान सरकार का प्रतिनिधिमंडल पहली बार COP सम्मेलन में हिस्सा लेगा। हालांकि तालिबान के शासन को अब तक दुनिया की मान्यता नहीं मिली है। अफगानिस्तान सरकार के परमाणु संरक्षण एजेंसी के प्रमुख मतीउल हक खलीश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया सरकार का एक कानूनी प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में हिस्सा लेने बाकू गया है। इसमें देख सकते हैं जानकारी, इसमें ये सब जानकारियां हैं। हालांकि इसमें COP19 के बारे में विस्तार से, COP जो है
29 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी सारी जानकारी हमने देखी। कार्प 29 जुलाई को उम्मीदें कैसे ट्रेंड पर होगा फोकस, और ये सारी जानकारी हमने देखी। इसके बाद छोटा जानकारी ये भी, महाराणा प्रताप के वंशज महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। यहाँ देख सकते हैं, महाराणा प्रताप के वंशज महेंद्र प्रताप सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। 83 वर्ष के थे। मेवाड़ 16वीं सदी राजपूत राजा महाराणा प्रताप के वंशज थे। ये सारी जानकारी इसमें है। आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर इसमें देखते हैं तो भारत के 91वें यानी 51वें CGI न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी बने। तो इसको देख लेते हैं विस्तार से। तो ये है यानी 51वें यानी 91वें CGI के रूप में आज दिन सोमवार 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लिए। केंद्र ने 24 अक्टूबर को यानी केंद्र ने 24 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक तौर पर न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति का सूचित किया और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। साल 2005 में जस्टिस खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने। 13 साल तक दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहने के बाद 2019 में जस्टिस खन्ना का प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हो गया। 2019 में जब CGI रंजन गोगोई ने उनके नाम की सिफारिश की, तब जजों की सीनियरिटी रैंकिंग में खन्ना 33वें स्थान पर थे। इस पर काफी विवाद हुआ था। न्यायमूर्ति खन्ना प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे हैं। वहीं चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। आर्टिकल 370 इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जस्टिस खन्ना के बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 साल के करियर में जस्टिस खन्ना 450 जजमेंट बेंचों का हिस्सा रहे। उन्होंने खुद 115 जजमेंट लिखे कहते हैं। तो ये यही है, यानी UPPSC द्वारा छात्रों का जो है विरोध किया जाना 11 नवंबर 2024 को। तो UPSC इसमें देखें एक्स जो टॉप ट्रेडिंग में करा ट्रेडिंग इंडिया, तो अभी तक शाम तक देखें तो 153 के पोस्ट जो है UPSC नॉर्मलाइजेशन पर हुए हैं। ये टॉप पर इंडिया में चल रहा है। तो यह विरोध प्रदर्शन जो छात्रों द्वारा देखें सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से भी वहां पर उपस्थित होकर दर्ज कराया जा रहा है। हालांकि इसमें जो है सरकार और आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए छात्रों के हित में छात्रों की मांग को पूर्ण करना चाहिए। और इस तरह की कार्रवाइयों के लिए जो छात्रों को जो है रोड, हालांकि छात्र जो है गांधीवादी तरीके से अहिंसक रूप से इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो है इस तरह की मांग करना है, हर अपनी मांग के लिए इस तरह से प्रदर्शन करना छात्रों को, या इस तरह की जो स्थितियां हैं वो देश हित के लिए नहीं है। क्योंकि देखें जो सिविल सर्वेंट है, यानी जो सिविल सर्वेंट है, क्योंकि ये भावी सिविल सर्वेंट ही होंगे, तो जो सिविल सर्वेंट होता है वह गवर्नमेंट की नीतियों का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट होता है वो सरकार का एजेंट होता है। तो इस तरह से देखें तो इस सरकार का एजेंट बनने के लिए इस तरह से देखें, जो यदि खुद ही जो सरकार की नीतियां हैं उसको लागू कराने का जो जिम्मेदारी इनके पास होगी, जो प्रावधान करना होगा, इस तरह से उनको रोड पर लाना सरकार और आयोग के लिए सही नहीं है और देश के लिए भी नहीं सही है, क्योंकि ये जो युवा हैं यही देश के भविष्य हैं। और इनके साथ जो है इस तरह से पॉलिटिक्स करना भी सही नहीं है। अर्थात इनकी मांग को स्वतः जो भी सरकार है उसको, क्योंकि सरकार अस्थायी नहीं है, यानी बदलती रहती है और इन नीतियां भी बदलती रहती है, छात्र भी बदलते रहते हैं। जो आज छात्र वहीं कल जो है देश के जो है कर्णधार बन सकते हैं। इसलिए उनको इस तरह की कार्रवाइयों के द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, ना आयोग को न ही सरकार को। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा ये जो स्थितियां हैं भविष्य के लिए बहुत शुभ नहीं हो सकती। चलिए आगे देखते हैं। तो यह जस्टिस खन्ना आज बनेंगे देश के 91वें CGI। हालांकि हमने देखिए इसमें थोड़ा और विस्तार करते हैं। जस्टिस खन्ना जो सोमवार 11 नवंबर 2024 को देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे यानी उन्होंने शपथ दिला दी है। 10वें राष्ट्रपति उन्होंने शपथ गोपनीयता शपथ दिला दी है। जस्टिस खन्ना रविवार देखें तो 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा, यानी उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जस्टिस खन्ना चुनावी बॉन्ड योजना खत्म करने अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक प्रश्नों के हिस्सा रहे। बतौर CGI लंबित मामलों की संख्या घटाना और न्याय में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता है। आयोग और अभ्यर्थी आज आमने सामने बेमियादी धरना आज से, यानी सोना देख लिया है किस तरह से प्रोटेस्ट चला है। एक और देख लेते हैं। जो 8 साल में जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनाए 500 से अधिक फैसले। इसमें देखें सर्वोच्च न्यायालय में 6 साल न्यायाधीश के रूप में, 2 साल CGI के रूप में रहे, कुल 8 साल में करा। और पिता पुत्र दोनों ही जो है वो CGI के रूप में करने वाले एकमात्र ये लोग हैं। ऐसा पहली बार जो है ये दोनों लोग पिता पुत्र दोनों सर्वोच्च न्यायालय में CGI बने हैं। ये जो 50 में रहे, उनके पिता जो है 16 CGI रहे हैं, YV चंद्रचूड़, और ये जो है DY चंद्रचूड़ 50 में 16 में रहे। सबसे लंबे समय तक उनके पिता जो है वो CGI रहे हैं। इसको देख लेते हैं। तो यह सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें ये देख सकते हैं, यहाँ पर है CGI रहे इकलौते पिता पुत्र जस्टिस DY चंद्रचूड़, पिता इनके YV चंद्रचूड़ के नक्शे के क्रम चलते हुए न्यायपालिका में सर्वोच्च पद पहुंचे। जस्टिस YV चंद्रचूड़ देखें 1978 से 1980 तक बीच, यानी 7 साल तक देखें सबसे लंबे समय तक CGI रहे। देश की सर्वोच्च अदालत में पिता पुत्र के सर्वोच्च पद पास होने का एकमात्र उदाहरण है। तो सारी जानकारी इसमें दी गई। इसमें इनका जो महत्वपूर्ण देखें तो पिछले दिनों जो है न्याय की इन देवी की तस्वीर बदलना भी शामिल रहा, और इसमें जो है उसका लोगो, फ्लैग इत्यादि भी जो बदला गया उसको पूरी वीडियो में दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं। तो इनके महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहा। और जाते जाते इन्होंने जो यह दिया जिस पर जो छात्र आज भारी विरोध कर रहे हैं, जाते जाते इनका फैसला महत्वपूर्ण रहा है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते। इसी आर पर जो है छात्र मांग कर रहे हैं कि जो आयोग है या सरकार है वो छात्र के, यानी जो खेल शुरू हो चुका है UPSC पर एग्जाम 2024, RO एग्जाम 2023, वह उसको नियम न बदले, अर्थात इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजें न शामिल करें। तो यह इनके बारे में सारी जानकारी पूरी वीडियो में दी जा चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जानकारी उसमें देख लेते हैं। तो तमिल अभिनेता दिल्ली
दिल्ली गणेश का 80 वर्ष की उम्र में निधन। ये देख सकते हैं तमिल उपन्यासकार सुंदरराजन का 65 वर्ष में निधन। ये सारी जानकारी इसमें देखिए। हालांकि चुनावी योजनाओं को इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार की मदद से आम लोगों के खर्च में आई कमी। NHA के आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च 2015 के 1.13 से बढ़कर 2021-22 में 1.48 पहुंचा। क्या है देश में OOPI का मतलब और असर, आम लोगों के खर्च में कमी के प्रमुख वजह, सारी जानकारी दी गई है। यानी 6.12 पहुंच है कुल सरकारी खर्च में GHI की हिस्सेदारी का। ये सारी जानकारी इसमें देखा सकता है। छोटे खबरों को ऐड करते चलते हैं। हरियाणा के 742 रन में यशवर्धन ने बनाए 428 रन। यानी यह जो देखा जा सकता है सलामी बल्लेबाज यशवर्धन दलाल के रिकॉर्ड नाबाद 428 रन को अंडर 19 सीके नायडू ट्रॉफी मेजबान हरियाणा मुंबई के खिलाफ इतना रन बनाया, इसको देखा जा सकता है। इससे पूर्व देखें तो जो सर्वाधिक जो रन बनाया गया था वह देखें तो समीर रिजवी द्वारा बनाया गया था, 266 गेंदों पर 312 रन बनाए थे। ये सारी जानकारी इसमें है। देख लेते हैं बांग्लादेश हिंदुओं के नरसंहार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में की गई शिकायत। अवामी लीग नेता मोहम्मद यूसुफ के अलावा उनकी कैबिनेट और 61 अन्य को किया नामजद। ये इसमें देख सकते हैं। देखिए भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तक का पिछले महीने किया गया था, तो यहाँ पर लिखी जानकारी है। वहाँ पर छात्रों द्वारा तक किया गया था। छात्रों के भारी विरोध के कारण सरकार को अपनी सत्ता उगानी पड़ी थी और वहाँ राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया था। और यूपी स्पेशल में करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यूपी का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे को देख लेते हैं। तो यह एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है इसमें देख सकते हैं। डिटेल्स, इसकी लंबाई कितना है, 16 किलोमीटर है। कनेक्टिविटी क्या है इसमें होगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर से न्यू नोएडा तक लेन क्या होगा, 4 से 6 लेन होगा, 4 या 6 लेन का होगा। एक्सप्रेसवे को लोधी से छोला रेलवे लिंक तक रेलवे लाइन के साथ जोड़ा जाएगा। अधिग्रहण दिया गया इसमें। यानी कहने का सही हुआ बेनिफिट क्या होगा, जेवर एयरपोर्ट न्यू नोएडा और आसपास के लोगों के निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ। और यह बेनिफिट इसका है, यानी जेवर एयरपोर्ट क्या है, नोएडा में, ध्यान देना है। कभी कुछ देते हैं एग्जाम में। तो यूपी का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कहाँ बन रहा है, तो नोएडा बन रहा है, यानी गौतम बुद्ध नगर बन रहा है। तो इसमें ये जानकारी 80 गाँव से अधिग्रहण की योजना है। ये जानकारी इसमें देखिए सारे। नोएडा मास्टर प्लान 2041 तक एक्सप्रेसवे को 4 लेन बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेस को जेवर एयरपोर्ट से छोला तक रेलवे लाइन के साथ बनाया जाएगा। मास्टर प्लान 2041 में शुरू हो जाएगी। सब जानकारी इसमें देखिए। राज्य सरकार प्रोजेक्ट का DPR भेजा गया। DPR किसी परियोजना का विस्तृत खाका होता है। इसमें सही महत्वपूर्ण जानकारी, संसाधन और कारण का उपयोग कर जिसे परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। आगे देख लेते हैं। केंद्र से आर्थिक मदद न मिलने के बाद मध्य प्रदेश में हाथियों की योजना बंद हो गई है। इसमें किलो देखिए बजट के बाद में ठीक से नहीं हो पा रहा है प्रबंधन, यानी बाधा उगड़ के जंगल में हाथी 3 साल से एक ही बार मिले 30 लाख रुपए, देख सकते हैं। यानी बाधा और टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कुछ दिन पहले 10 हाथियों की मौत के बाद अब प्रदेश में हाथी संरक्षण पर फिर से गंभीर चर्चा शुरू हो गई। ये बात सामने आई कि वर्ष 2018 से मध्य प्रदेश में डेरा डाले हाथियों का देख रेख और संरक्षण पर चलाई जा रही परियोजना वर्तमान में बंद है। अब इसमें एक और सामरिक मुद्दे को देख लेते हैं। इसमें है ट्रंप 2.0 और मोदी 3.0, यानी इसमें ट्रंप 2.0 प्लस मोदी 3.0 इक्वल नया दौर। इसमें देख लेते हैं क्या नया दौर इसमें दिया गया आज के मुद्दे में। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। फिर इसमें देखते हैं क्या है। तो यूएसए और इंडिया के रूप में यहाँ पर देखें $118.3 अरब रहा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में, यानी भारत इसमें सर्वाधिक निर्यात किया है। 77.53 अरब डॉलर का निर्यात किया भारत ने अमेरिका 2023-24 में। 92% बढ़ा पिछले 10 वर्ष में भारत का अमेरिका के बीच व्यापार। जबकि देखिए सबसे ज्यादा भारत द्विपक्षीय व्यापार करा वर्तमान में चीन के साथ कर रहा है, लेकिन भारत का जो है वह व्यापार संतुलन जो चीन के पक्ष में, भारत निगेटिव में था। भारत जो सर्वाधिक आयात करता है वो, यानी देखें तो सर्वाधिक 100 अरब डॉलर से ज्यादा आयात करता है और कुछ ही मात्रा में जो है भारत निर्यात कर पाता है। भारी जो असंतुलन में है भारत का व्यापार चाइना के साथ। जो द्विपक्षीय व्यापार है इस सत्र में 2023-24 में भारत पहले स्थान पर, यानी चाइना जो है, चाइना के साथ व्यापार द्विपक्षीय व्यापार सबसे ज्यादा भारत का है इस सत्र में 23-24 में। 20 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं भारत ने अमेरिका में पिछले 20 वर्षों में। और देखें तो 3,37,630 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं अमेरिका के विश्वविद्यालय में। यहाँ देख सकते हैं यह जो है विवेक श्रीवास्तव जी का आर्टिकल। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध विस्तार बनाते हैं। अमेरिका वैश्विक राजनीति में भारत को अहम साझेदार के तौर पर देखता है। सहयोग का बढ़ता दायरा व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक मुद्दों क्षेत्र में दिखाई देगा। 2.0 प्लस मोदी 3.0 इसको नया दौर देख लेते हैं। तो रिपब्लिकन, ध्यान देना ये भी पूछ देता है। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 47वें जो प्रेसिडेंट बनेंगे और रिपब्लिकन पार्टी से, दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक है। तो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डेमोक्रेट कमला हैरिस, यानी जो वर्तमान राष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति चुनाव में हार स्वीकार कर लिया। अमेरिका एक महाशक्ति और वहां सत्ता में बदलाव का असर पूरी दुनिया पड़ता है। भारत 20 से अछूता नहीं रह सकता। माना जा रहा है कि पार्टी भारत को डेमोक्रेटिक पार्टी तुलना में उदार रवैया अपनाती है। ट्रंप के पहले कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके पर्सनल केमिस्ट्री काफी अच्छे से उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप 2.0 और मोदी 3.0 कार्यकाल में अमेरिका और भारत के संबंधों पर नया दौर शुरू होगा। मोदी 3.0 देखें तो इसी साल जून 2024 में शुरू हुआ और ट्रंप का देखें तो यह ट्रंप 2.0 जो है 20 जनवरी 2025 से शुरू होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ सत्ता में है। व्यापारिक नीतियों और भारतीय पेशरों को विजय जैसे मसलों की नीतियां भारत के हितों में से मिल नहीं खाती है। ऐसे में आर्थिक मुद्दों पर ट्रंप की नीतियों से जुड़ी चुनौतियों के बीच भारत अपने हितों को कैसे आगे बढ़ाते हुए वैश्विक शक्ति की तरफ भारत जारी रखता है, यह पड़ताल होता है। इसको देख सकते हैं। यानी जो है मेंस में जो है निबंध के रूप में इसको पूछा जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट निबंध के रूप में इसको लिया जा सकता है। इसको हमने देख लिया यहाँ पर, ये जानकारी इसमें है। मतलब भारत और अमेरिका के बीच जो मसले हैं वो किस तरह के हैं। तो भारत आएगी विदेशी कंपनियां, कड़ी आबजन नीतियों से होगा नुकसान, विदेशी नीति के मुझे मिलेगा लाभ, बदले अमेरिका का रवैया। इन मसलों पर पैदा हो सकता है गतिरोध। यानी मसले दिए गए हैं और आपकी आवाज भी यहाँ पर दी गई, लोगों की इसमें राय है। यानी इसमें देखें तेज होगा वैश्विक शक्ति के तौर पर भारत का उभार। इसमें 72% से अधिक वर्क वीजा भारतीयों को मिला अमेरिका से।
तो ये जो मुद्दे इसमें देख सकते हैं, यानी ये क्या है, साझा हितों का ध्यान रखेंगे दोनों देश, और इसके बाद इन मसलों में पैदा हो सकता है कि भारत आएंगी विदेशी कंपनियां, सारी जानकारी इसमें दी गई है। और इसमें देखेंगे पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए फ्रेमवर्क बनाएगी सरकार, इसमें देख सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय 14 को नई दिल्ली में करेगा वित्त आयोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोगों और कई मंत्रालयों के अफसर करेंगे मंथन इसमें। तो इसमें देखें जो 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया वह पंचायतों से संबंधित है। तो हालांकि इसकी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। हालांकि उसे वीडियो रिपोर्ट पार्ट में जो संवैधानिक पार्ट में वो चर्चा की गई है, यहाँ पर उसको चर्चा नहीं करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम करंट अफेयर्स में देखें। इसके बाद देखें नवीन ऊर्जा में सरकारी कंपनियां करेंगे बड़ा निवेश, पेट्रोलियम उत्पादक ओएनजीसी और सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी, ध्यान देना है, सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी कौन है, एनटीपीसी हाथ में कौन मिला है, पेट्रोलियम उत्पादक कंपनी ओएनजीसी और सबसे बड़ी बिजली उत्पादक हाथ मिला है नवीन ऊर्जा में सरकारी कंपनियां करेंगे बड़ा निवेश, सारी जानकारी इसमें है, सो देख सकते हैं। आने वाले समय सरकारी कंपनियों का अलग महत्व। देखिए कोल इंडिया ने वर्ष 2028 तक 5,000 मेगावाट की क्षमता और सौर ऊर्जा से हासिल करने की योजना पर काम कर रही है। सौर, पवन और दूसरी रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में काफी वृद्धि के बावजूद भारत 2030 के लक्ष्यों से दूर है। किस तरह से दूर है, तो इसमें देखें सरकार के लिए काम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में सौर, पवन और दूसरी रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता में काफी इजाफा होने के बावजूद हम वर्ष 2030 के लक्ष्यों काफी दूर हैं। हाल के महीनों में बाहरी एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में इस बात की आशंका जता चुकी हैं, अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो भारत के लिए वर्ष 2030 तक रिन्यूएबल सेक्टर में 5 लाख, ध्यान देना कि क्या इसमें वर्ष 2030 तक रिन्यूएबल सेक्टर में 5 लाख मेगावाट क्षमता के बिजली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। लक्ष्य क्या है, 5 लाख मेगावाट क्षमता हासिल करना 2030 तक भारत को लक्ष्य रखा है भारत में। देखिए रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच बनेगा 800 मील का बफर जोन, ट्रंप की योजना है, यानी यूक्रेन को 20 वर्षों के लिए छोड़नी हुई नाटो में शामिल होने की इच्छा। यूक्रेन का मास्को का सबसे बड़ा ड्रोन हमला 3 हवाई अड्डों पर, यानी ट्रंप यानी 2.2 मील का योजना है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बीमार पति की अभिभावक बन सकती है पत्नी, नैनीताल हाईकोर्ट उत्तराखंड जो है वहाँ नैनीताल हाईकोर्ट का कहना है बीमार पति यदि है तो उसका अभिभावक बन सकती है उसकी पत्नी। देख सकते हैं बीमार पति की अभिभावक बन सकती है पत्नी, नैनीताल हाईकोर्ट का जस्टिस संजीव खन्ना संभालेंगे प्रधान न्यायाधीश का पदभार, उसको देख लिया, ऐसा जानकारी इसमें दी गई है। अगला इसमें वेरी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, तो 18 और 19 नवंबर को G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, इसमें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह कैरिबियाई देश गुयाना, अफ्रीकी देश नाइजीरिया और दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की यात्रा पर जाएंगे। ध्यान देना है कि जो है इस सप्ताहांत, यानी देखें तो आज जो है 11 नवंबर 2024 है, तो ये सप्ताहांत के दौरान इसमें जो कैरिबियाई देश गुयाना जाएंगे, अफ्रीकी देश नाइजीरिया जाएंगे और दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील जाएंगे, तीन महाद्वीपीय देशों की यात्रा इसमें करेंगे। यह यात्रा भारतीय कूटनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि भारत अफ्रीका और कैरिबियाई क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों पर हाल के वर्षों में काफी तवज्जो देने लगा है। इस दौरान मोदी ब्राजील में 18 से 19 नवंबर 2024 तक को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यानी देखिए जो G20 शिखर सम्मेलन जो था वह पूर्व वाला G20 को भारत की मेजबान में आयोजित किया गया था और इस बार जो उसकी मेजबान ब्राजील कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन मुद्दों को उठाया गया है जो सितंबर 2023 में, यानी सितंबर 2023 10 सितंबर 2023 में जो है G20 का जो सम्मेलन हुआ था भारत में हुआ था। सितंबर 2023 में G20 की नई दिल्ली घोड़ापुर में तरजीह दी गई थी। इसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नियमन को लेकर वैश्विक सहमति बनाना और पारंपरिक ऊर्जा के सम्मेलन की जगह पर्यावरण और ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए जरूरी फंड के इंतजाम का अहम मुद्दा होगा। जो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जो 18वां G20 यानी ये जो भारत में आयोजित किया गया था वो 18वां G20 सम्मेलन था, यानी 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में देख लें तो विश्व की विकसित उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत के मेजबान में 9 और 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ था। ये कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, ध्यान देना है। ये सम्मेलन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कमीशन में आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की थीम जो रखी गई थी भारत में आयोजित किया गया था वसुधैव कुटुंबकम था, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। 1 साल की थी, यानी 1 दिसंबर 2022 से लेकर के वो 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहा था। इसमें भारत के जो अध्यक्षता में किया गया था उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि अफ्रीकी संघ यानी AU जिसे G20 का नया यानी 21वां सदस्य इस सम्मेलन में बनाया गया कि अध्यक्ष जलाली असुमानी शामिल थे इसमें। अब ध्यान दें कि G20 सदस्यों की संख्या अब 20 से बढ़कर क्या हो गई, 21 हो गई है। और तो ट्रंप ने एरिजोना समेत 7 प्रमुख राज्यों में जीत दर्ज कर रचा इतिहास। प्रतिनिधि सभा में बहुमत से सिर्फ 2 सीट 312 इलेक्टोरल वोट की संख्या। व्हाइट हाउस में बाइडेन 7 बैठक 13 को शुरू हुई राष्ट्रपति पद के हस्तांतरण की प्रक्रिया। निकी व पोम्पियो को इस बार नहीं मिलेगी प्रशासन में जगह। ट्रंप की अध्यक्षता करने वाले इस्राएली पर्यटकों को मारने का भी जिम्मा था। सारी जानकारी इसमें लिखी जा सकती है। इसको हमने देख लिया है। इसको देखें तो अक्टूबर में 6% के पार 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच सकती है खुदरा महंगाई। इसमें देख सकते हैं सारी जानकारी। आर्थिक इन कारोबार संबंधी है। देश में करोड़पति करदाताओं की संख्या 2.20 लाख के पार। 3 साल में करोड़पति करदाता क्लब में 1 लाख लोग शामिल हुए। 1 दशक पहले करदाता थे 40,000 करोड़पति। इसमें सारी जानकारी हम देख सकते हैं। इसको भी हमने देख लिया है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए 7657 केंद्र 14 नवंबर तक ऑनलाइन ले जाएंगे आपके। ये सब जानकारी हमने देख लिया है। भोजपुरी रत्न सम्मानित हुए NCR के डॉक्टर स्वामी प्रकाश, यानी ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखें GDP में पूर्वोत्तर यानी पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर राज्य है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी असम 1.7 प्रथम स्थान में शीर्ष पर है। इसमें देखें तो क्या है, असम 1.9% हिस्सेदारी करता है। इसके बाद त्रिपुरा, सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान इसमें आता है। आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में स्रोत EAC-PM है। अब इसमें कुछ अतिरिक्त जो GS पार्ट है उसको देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषदों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो नाम, सदस्य, मुख्यालय। क्षेत्रीय परिषद क्या उत्तर क्षेत्रीय परिषद है,
इसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य कौन-कौन से ये राज्य हैं, यानी देखें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये सारे राज्य इसमें उत्तरी परिषद में शामिल हैं और यानी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं और सदस्य ये सारे हैं। और इसका देखें और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसके बाद देखें तो मध्य क्षेत्रीय परिषद है और इसमें उत्तर प्रदेश शामिल, ध्यान देना है, यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शामिल है और इसका देखें जो मुख्यालय इलाहाबाद है और इससे शामिल राज्य 1, 2, 3, 4 हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत देखें इसमें बिहार शामिल है, बीपीसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण है और इसमें ये 4 राज्य शामिल है और इसका देखें तो कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत ये राज्य शामिल है, उसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में देखें तो ये सारे राज्य शामिल है, इसमें चेन्नई इसका जो है मुख्यालय है। उत्तर पूर्वी परिषद में देखें तो ये सारे राज्य इसमें देखें तो यह जो 7 सिस्टर राज्य हैं सारे शामिल इसमें है, तो इसका मुख्यालय शिलांग है, मेघालय की राजधानी शिलांग इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं तो विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियों देख लेते हैं, नाम सागर को जोड़ती है, यानी कौन सी जोड़ती है, तो इसमें महत्वपूर्ण देखें तो मैगलन जल संधि प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर जोड़ती है, मकासार जल संधि जावा सागर शिल्पी सागर जोड़ती है, सुंडा जल संधि वेरी इंपॉर्टेंट है, सुंडा अक्सर पूछता है, यह जावा सागर और हिंद महासागर